Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi. This is Abhishek sir, teacher of Excel classes. Welcome to you all on my YouTube channel Excel classes Abhishek sir. तो बच्चों आज हम लोग फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो आपके पास एज अ क्यूज कह सकते हैं या टेस्ट सीरीज टाइप का भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा, उसका जो सही आंसर है वो आंसर कीजिएगा। उसके बाद आपका सही आंसर साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और एक्सप्लेनेशन हमारे द्वारा ही किया जाएगा। तो आप लोग पहले ये क्लियर कर लें कि जब आप 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का जब बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट की फुल अप तैयारी करवाई जाएगी। तो बच्चों हमारे एक्सेल क्लासेज अभिषेक सर जो चैनल है उसका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको अगला एपिसोड मिलते रहें। और अगला एपिसोड मिलने के लिए जो बगल में बेल आइकॉन दिख रहा है उसको दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको मिलने वाला है टोटल 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसका हर एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन बगल में मिलेगा। जो ऑप्शन है हर एक के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और उसके हिसाब से बनाएगा। या तो इसको आप टेस्ट सीरीज समझिए या फिर आप इसको ऑब्जेक्टिव टाइप करते। ये 2022 के बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है प्रकाश के परावर्तन एंड अपवर्तन चैप्टर से। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपका डिस्प्ले के ऊपर। सबसे पहले कि निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है आपका अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से आपको ऑप्शन देना है। आपके पास समय ये है, 5 सेकंड की वक्त मिलेगी हर एक क्वेश्चन के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो परफेक्ट होगा, क्या चीज़, बी यानी कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। चारों में से क्या है। बस आप लोग को तो वैसे आंसर पता ही होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2 आंसर है। और याद रहे कि प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। कार का अग्रदीप कहने का मतलब हो गया हेडलाइट। ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण एंड ऑप्शन डी समतल या उत्तल दर्पण। इसमें से क्या होगा। आपको याद रखना है कि अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट। गाड़ी के हेडलाइट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण। इसका एक्सप्लेनेशन हम लिख दिए कि गाड़ी के हेडलाइट को ही कहा जाता है अग्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच एंड ऑप्शन डी हीरा। इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा। अपवर्तनांक सबसे अधिक मतलब लाइट सबसे स्लो चलती है यानी कम चलती, वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि हीरा। यहाँ पे लिख दिए कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक अर्थात 2.4 होता है, जिसके कारण हीरा सबसे ज़्यादा चमकीला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, यानी लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या है। -v/u, v/u या फिर u/v या फिर u+v। इसमें से कौन आपका जो है वो आवर्धन का फॉर्मूला है। तो आवर्धन का फॉर्मूला आपका रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी v/u। अगर दर्पण कहता तो हम लोग -v/u लेते हैं, और यहाँ पे कहा गया है क्या चीज़ का, लेंस का। तो लेंस का फॉर्मूला जो होता है वो v/u होता है। याद रखिए कि आवर्धन का मतलब ये भी होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। या दूसरा जो यहाँ पे आपका डिफिनेशन है कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आपको याद रहे कि जब लेंस कहेगा तो v/u लेना है, और अगर दर्पण कहता तो ऑप्शन ए लेते यानी -v/u लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र आपका ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा ऑप्शन है 1/v - 1/u = 1/f। तीसरा ऑप्शन है 1/f + 1/u = 1/v। चौथा ऑप्शन है 1/f + 1/v = 1/u। इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन होगा। तो याद रहे यहाँ पे दर्पण सूत्र कहा है। दर्पण सूत्र का मतलब कौन ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है आपका ए 1/v + 1/u = 1/f।
एफ। ध्यान रहे कि अगर दर्पण सूत्र कहेगा तो पॉजिटिव लेना यानी कि प्लस वाला, और नहीं अगर इसी जगह पे लेंस सूत्र कहता तो ऑप्शन बी हम लोग लेते यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा तेज किस में चलेगा, कांच में, पानी में, लोहा में या फिर निर्वात में। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, यानी इसका ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब याद रहे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन हवा में भी लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा सा कम होने के कारण अगर हवा का भी बात किया जाता है तो हवा में भी हम लोग उतना ही लेते हैं। अब इसकी स्पीड है क्या, तो वो भी आपका क्वेश्चन आएगा, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि हवा में जो या कांच निर्वात में जो प्रकाश की स्पीड होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो 3 लाख प्रति किलोमीटर पर सेकेंड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, यानी जब इमेज बड़ा होता है उसके लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हम लोग देखेंगे किसका इस्तेमाल किया जाता है बड़ा दांत देखने के लिए, मतलब दांत का फिगर बड़ा देखने के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन रहा कौन सा, तो बी यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दंत विशेषज्ञ में। और एक बात और याद है कि दंत विशेषज्ञ इस टाइम में जो यूज करते हैं तो इसका क्या होता है कि नाक, कान, गला या कोई भी छोटे छोटे चीज़ को बड़ा देखने के लिए जो है यूज किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो हम लोग मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, जिसमें एकमात्र अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या होता है कि आभासी इमेज बनता है। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक इमेज बनता है और ये बड़ा भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी लेंस कौन कहलाएगा, तो अवतल लेंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल एवं उत्तल लेंस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आपका होगा जिसको हम लोग अपसारी लेंस कहेंगे। तो अपसारी लेंस का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। अब बात रही अपसारी लेंस, अगर अवतल लेंस को कहते हैं तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाएगा। तो अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं, ये क्योंकि ये किरण को एक जगह पे अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब होता है फैला देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो गोलीय दर्पण का व्यास मतलब दर्पण की चौड़ाई भी कह सकते हैं। दर्पण की चौड़ाई जो होती है वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो अगर 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी इसकी क्या होगी, -8 सेंटीमीटर या -16 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या फिर 16 सेंटीमीटर। तो याद रहे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या के लिए आपके पास जब दिया गया है तो आपको निकालना है क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप यूँ चुटकियों में बना सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर R/2 यानी 32 का आधा। तो 32 का आधा ऑप्शन आएगा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है कि हम -16 भी है और +16 भी है, तो -16 न लेकर के हम +16 क्यों लेंगे। तो आपको याद रखना होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और साथ साथ वक्रता त्रिज्या दोनों ही जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बट अवतल दर्पण का निगेटिव होता है, जिसके कारण इसमें पॉजिटिव 16 सेंटीमीटर लिया जाएगा। यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख चुके हैं कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन का हम लोग मेंशन किए थे। ऑप्शन ए आवर्धन, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी प्रवर्धन एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बताइए। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं क्या, ऑप्शन ए यानी कि आवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस बिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि आवर्धन अगर माइनस हो तो क्या होगा, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, या फिर आभासी और सीधा होगा, या फिर आपका ऑप्शन डी यानी आभासी और उल्टा होगा। इनमें से क्या होगा, यानी आवर्धन का वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस लेना है। आवर्धन का वैल्यू अगर माइनस होगा तो हमारा क्या होने वाला है, तो जब ये आवर्धन
एम का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होने के दौरान आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी धनात्मक अभी पीछे हम लोग मेंशन किए थे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस होना चाहिए था। ऑप्शन गलती है आपका, यहाँ पे अवतल और उत्तल होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है कि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, यानी फोकस दूरी यानी क्या एफ, धनात्मक होगी, धनात्मक तो पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। अब कन्फ्यूजन नहीं रहना है, पश्च दृश्य दर्पण का मतलब विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रहे पश्च दृश्य मतलब होता है साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका ऑप्शन कौन सा है, चारों में से सिलेक्ट करना है, ए बी सी और डी। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, यानी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि इसका क्या खासियत होती है कि ये बहुत बड़ा एरिया को छोटे से मिरर में दिखा देती है, इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो नया जो चिन्ह परिपाटी चल रहा है उसमें दर्पण की दूरी यानी यू का वैल्यू क्या लिया जाएगा, दर्पण की दूरी मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी की बात अगर किया जाएगा तो यू का वैल्यू क्या लेगा, पॉजिटिव, निगेटिव या कभी पॉजिटिव या कभी निगेटिव या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिए कि यू का वैल्यू चाहे कोई भी दर्पण होगा या मिरर होगा या लेंस होगा सबके लिए फिक्स है, यानी ऑप्शन बी ऋणात्मक यानी निगेटिव में ही लिया जाता है। ठीक है, ये नई कार्तीय चीज़ होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दी कि निर्देशांक ज्यामिति के सिद्धांत पे काम करता है, और निर्देशांक ज्यामिति हम लोग जानते हैं, और वैसे हम लोग अपने फ़ायदा के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट को बाएं तरफ रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा। अब आवर्धन का ऐसा मात्रक, तो देखिए बच्चों आवर्धन का ऐसा मतलब यहाँ पे दिया ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर या फिर ऑप्शन डी मात्रक विहीन। मात्रक विहीन का मतलब होता है कि जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो समझने की बात है कि अगर कोई भी मात्रक नहीं होगा यानी इसका मतलब क्या हो सकता है, तो याद रखिए कि आवर्धन जो होता है वो किसी दो सेम चीज़ का अनुपात होता है, और जब दो सेम चीज़ का अनुपात होगा इसका मतलब उसका कोई भी मात्रक नहीं होगा यानी मात्रक विहीन होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है सेम चीज़ का रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रकाश स्रोत के सामने हरे रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी, यानी उसकी शैडो का कलर कैसा होगा, लाल रंग का होगा या हरे रंग की होगी या काली रंग की होगी या फिर पीली रंग की होगी। तो अगर छाया जो होगा वो उसका छाया कैसा होगा, जब हरे रंग का अगर छड़ी को यानी हरे रंग के डंडा को रखेंगे तो उसका जो होगा छाया यानी शैडो कैसा होगा। तो याद रहे कि शैडो का कलर हम लोग जानते हैं, शैडो का कलर फिक्स होता है, और वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब काली रंग का जो होगा उसका छाया होता है। ठीक है, क्योंकि छाया का रंग बदलता नहीं है, रंग बदलने के से भी कोई फ़र्क उसे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश एक रूप है, प्रकाश किस चीज़ का रूप है। ऑप्शन है आपका ए शक्ति का, बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी कार्य का एंड ऑप्शन डी बल का। तो किस चीज़ का ये रूप है, तो जानते हैं हम लोग कि प्रकाश हो, विद्युत धारा हो, ये सब जो है क्या है, ऑप्शन आपका बी यानी कि ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट मतलब कि गाड़ी सर्चर जो सर वगैरह में बांध के जो नीचे देखता होता रहता है उसकी बात कर रहे हैं। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है, याद रखिए वो हेडलाइट की भांति काम करता है। हेडलाइट का होता था आपका ऑप्शन बी यानी अवतल, तो ये इसका परावर्तक सतह जो होगा वो क्या होता है, अवतल होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा। निर्वात में ऑप्शन है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड या फिर आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल अभी हम कुछ देर पहले मेंशन किए थे कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होगा आपका ऑप्शन
कौन सा? तो ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए मतलब 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। साथ में याद रखना कभी कभी क्या होता है कि 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड न दे करके इसकी वजह पर आपका 3 लाख किलोमीटर भी दिया जा सकता है, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 3 पे 5 को 0 किलोमीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। और निर्वात और हवा में लगभग सेम लिया जाता है, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए लगभग हम दोनों को सेम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दर्पण या चिकनी तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है किस टाइप का? यानी कि ऑप्शन ए नियमित, बी अनियमित, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं थी। याद रखिए कि प्रकाश का जब चिकनी और चमकीली सतह से होगा तो सिंपल सी बात है, प्रकाश का परावर्तन जो होने वाला है वो आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन ए यानी नियमित परावर्तन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? एक समान रहता है, या फिर भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रहता है, या ऑप्शन सी दोनों रहता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं। क्या होगा? तो जब भी प्रकाश की चाल की बात किया जाएगा, माध्यम बदलता है तो उसकी चाल भी क्या हो जाती है? बदल जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए किरण पुंज, ऑप्शन बी प्रकाश पुंज, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किरणों को समूह यानी किरण का ग्रुप ऑफ रे कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ रे जो होता है, या बीम ऑफ रे भी कह सकते हैं। बीम का मतलब ही ग्रुप होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि घनात्मक यानी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ऋणात्मक यानी निगेटिव, ऑप्शन सी घनात्मक और ऋणात्मक दोनों यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन जो होने वाला वो हम पहले भी चर्चा किए थे कि फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस की वो क्या होती है? ऑप्शन ए घनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका तो बाबू आंसर पहले से क्लियर है, क्योंकि चंद्रमा टिमटिमाता है नहीं, ग्रह टिमटिमाता है नहीं। तो बात रही तारे, तो तारे तो टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता है, यानी आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेंसों के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। इनमें से क्या होगा? तो आपका लेंस का मुख्य फोकस की संख्या आपको बताने के लिए यहाँ पे है कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ऑप्शन 2 लेंस की फोकस संख्या इसलिए 2 होती है क्योंकि इसमें 2 सतह से घिर के बना हुआ होता है, और जब इसकी सतहें 2 होती है इसीलिए इसका फोकस भी 2 होता है, यानी इसका वक्रता केंद्र भी 2 ही होगा। यहाँ पे हम लिख दिए क्योंकि इस लेंस के दो वक्र तत्व, यहाँ पे गलती लिखा गया, वक्र तत्व से मिलकर बना है, अतः इसके 2 फोकस होती है, इसीलिए इसका 2 वक्रता केंद्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, अतः इसका झुकाव होगा क्या? ऑप्शन ए अविलंब से दूर होता है, अविलंब के समांतर होता है, अविलंब की ओर होता है, या फिर अविलंब के लंबवत होता है। इसमें से क्या होगा? यानी विरल से सघन में जाएगा तब, तो जब ये आपका विरल से सघन में जाएगा यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब आपकी स्पीड कमेगी तो वह विलंब की ओर झुक जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन इसका जस्ट उल्टा अगर किया जाए, अगर सघन से विरल में जाएगा तो ये फिर अविलंब से दूर हटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल दर्पण में कैसा बनेगा? वास्तविक, आभासी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए वास्तविक मतलब हो गया रियल, आभासी मतलब काल्पनिक, दोनों का मतलब दोनों ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में हमेशा जो हमारा कैसा इमेज बनता है? ऑप्शन बी आभासी इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? यानी सीधा आकार भी है और साथ साथ वस्तु में बराबर भी। तो ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जब सीधा और बराबर आकार की बात किया जाएगा तो उसके लिए एकमात्र दर्पण होगा, और वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी समतल दर्पण। अगर बराबर की बात नहीं करता तो हमारा क्या हो सकता था? उत्तल भी हो सकता था, और अगर बड़ा का बात करता तो अवतल भी हो सकता है। उत्तल हमेशा छोटा बनाता है और अवतल दर्पण हमेशा बड़ा इमेज बनाता है, लेकिन समतल एकमात्र होता है जो क्या होता है कि बराबर आकार का। लेकिन आभासी की हम बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण काल्पनिक इमेज रियल इमेज भी बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है।
31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी कौन सा लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए मिट्टी का, ऑप्शन बी जल का, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, या फिर ऑप्शन डी कांच का। किसका इस्तेमाल जो है वो हमको आज जानते हैं कि लेंस बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो याद रहे बच्चों, प्लास्टिक का तो फ्रेम होता है, जल पानी का घिसाई के लिए जरूरत पड़ेगा, कांच का जरूरत पड़वे करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, याद रखना है। तो इसलिए क्या होगा कि सबका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि तेल लगा कागज होता है क्या। ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभासी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? तेल लगा कागज को हम लोग क्या कहेंगे? आपका ऑप्शन रहा ये सी का मतलब हो गया पारभासी। पारभासी हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे लिख दिया हम लोग, क्योंकि इससे होकर प्रकाश की बहुत कम मात्रा पार कर पाता है, इसलिए पारभासी कहलाता है। पारभासी के एग्जाम्पल आप तेल लगा कागज कह सकते हैं, घिसा हुआ कांच कह सकते हैं, और भी बहुत सारा हो सकता है। और जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, तथा जिससे होकर पार नहीं कर पाता है उसे हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आई बराबर आर नहीं लागू होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू नॉट होता है एंगल आर, मतलब एंगल आई और एंगल आर जो बराबर नहीं होता है किस में? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या फिर किसी में नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि ये प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है, और प्रकाश के परावर्तन का जब दूसरा नियम है तो ये लगभग सभी दर्पण पे काम आता है। इसीलिए इसका ऑप्शन इसका डी होगा, किसी में नहीं। यानी ये किसी में ऐसा नहीं कि लागू नहीं होता है, सब दर्पण में लागू होता है। बात यहाँ पे हमारा लेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, एंड ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। क्या होगा इसका ऑप्शन? तो अपवर्तनांक का जो फार्मूला है वो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है ऑप्शन ए साइन आई बाई साइन आर। इसे ही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, और इसको हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। यदि कभी चर्चा किया जाए कि स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक यानी कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है आपका -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। तो क्या होगा जब -5 डायोप्टर है तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? तो माइनस है, इसीलिए इसका जो फोकस दूरी होगी वो होगा आपका ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर। अब याद रहिए बनाएंगे कैसे, इसके लिए हम लोग फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं कि फार्मूला पी यानी पावर ऑफ लेंस का होता है 1/f, या एफ निकालना होगा तो 1/p। तो जब भी आप 1/p यानी 1/5 करेंगे तो माइनस से, तो ऑब्वियसली बात आपका रिजल्ट माइनस होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब भी होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा मीटर में जाता है, तो जब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए कट करके हमारा आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता p होती है, जो अभी पीछे हम लोग मेंशन किए थे, p बराबर 1/f, p बराबर 1/v, p बराबर 1/u एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी ये पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं तो आप लोग ऑप्शन तो पता ही होगा कि इसका ऑप्शन होने वाला है क्या, तो ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन सी गलती हो गया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ए, p बराबर 1/f। इट्स एरर, यहाँ पे गलती से लिखा गया है। आपको याद है कि इसका ऑप्शन होने वाला है ए, यानी p बराबर 1/f। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर हो तो उसे मीटर में आप बदल देना पड़ता है। इसका फॉर्मूला गलती, इसका आपका फॉर्मूला होना चाहिए p बराबर 1/f। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है किसी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, किसी लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा। ऑप्शन डायोप्टर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि इसका ऑप्शन जो होगा वो अभी हम लोग पीछे देखिए लेंस की क्षमता यानी p बराबर 1/f जो फार्मूला था, तो वहाँ से हम निकालेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि डायोप्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा यानी सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण। तो सीधा कौन से दर्पण में दिखेगा, केवल समतल में, केवल अवतल में, केवल उत्तल में, या फिर या तो समतल अथवा उत्तल, किसमें जो है आपका इमेज सीधा दिखाई पड़ेगा चाहे आप कहीं भी खड़ा हो। तो याद रखना है कि आपका इसका ऑप्शन क्या होने वाला है,
समतल होगा, अवतल होगा, उत्तल होगा क्या? तो याद रखना है कि इसका ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। याद रहे कि इसमें हमारा अवतल में भी आभासी इमेज और यानी कि सीधा इमेज बनता है, बट इसमें कहीं पे खड़ा होने की बात नहीं होती। इसमें क्या कंडीशन लगता है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन उत्तल और समतल की अगर बात किया जाए तो उत्तल और समतल में आप कहीं भी खड़ा होइएगा उसका इमेज हमेशा सीधा ही बनेगा। ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसका 39। उससे पहले यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं कि चूंकि उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बड़ा या छोटा होने का कोई मेंशन नहीं होगा। अगर छोटे की बात हो तो उत्तल एवं बड़ा की बात हो तो समतल दर्पण होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा लिखा गया सीधा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होना चाहिए? तो अवतल दर्पण का टोटल हम लोग 6 कंडीशन जानते हैं। तो पहला है मुख्य फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, या फिर ऑप्शन बी वक्ता केंद्र पर, या फिर ऑप्शन सी वक्ता केंद्र से परे यानी वक्ता केंद्र से आगे, या ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्या होने वाला है इसका आंसर? बिंब क्या होना चाहिए? बड़ा, सीधा तथा क्या होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए। तो इसका होगा ऑप्शन डी ध्रुव तथा मुख्य फोकस है, जिस कंडीशन पे डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल करते हैं, दंत चिकित्सा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो है आपका परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, यानी परावर्तन का नियम से क्या समझते हैं? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, या परावर्तन कोण बराबर है अपवर्तन कोण का, या फिर आपतन कोण बराबर है विचलन कोण का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? तो परावर्तन के नियम से हम लोग को पता है क्या होगा? ऑप्शन ए यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। पल लिखा गया जो कि तल होना चाहिए था। और दूसरा नियम जो होता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम भी मेंशन कर दिए। तो चलिए आज के लिए काफ़ी है दोस्तों। जाते जाते एक बात बता देते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये 2022 के लिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और छांटा हुआ यानी क्वेश्चन है। इसके बाहर हमारे ख्याल से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते रहिए।